कुछ दास्तानें वक्त की धूल में खो जाती हैं, कुछ हकीकतें जो दिल को छू जाएं, और कुछ सफर जो रूह को बदल दें। यहां हर लम्हा एक नया खुलासा है। वेलकम टू RS विद ताल्हा, जहां हर दास्तान आपका इंतजार कर रही है। चनांचा उसने अपने तौर पर उन्हें साथ लेने का फैसला कर लिया। वो पीछे मुड़ा और फिर उसने कैप्टन शकील को बाहर आने का इशारा किया। कैप्टन शकील ड्रम की आड़ से बाहर आ गया। आओ कैप्टन, अब निगरानी की जरूरत नहीं, हमने रेड करनी है, इमरान ने कहा, और कैप्टन शकील ने सर हिला दिया। फिर दोनों एक दूसरे के पीछे चलते हुए सामने की तरफ आ गए। सफदर कैप्टन शकील को देखते ही अपनी जगह से बाहर आ गया। तुम भी आ जाओ प्यारे सफदर, फिर ये मत कहना कि मेरे मशवरे के बगैर ही झोंपड़ा खरीद लिया, इमरान ने आवाज लगाई और सफदर तेजी से उनकी तरफ बढ़ाया। इमरान इस दौरान खिड़की को धकेल कर खोल चुका था। एक लम्हे के लिए उसने अंदर झांका और फिर अंदर दाखिल हो गया। कैप्टन शकील उसके पीछे अंदर चला आया। वैसे उसने रिवॉल्वर जेब से निकाल लिया था। कोठी वाकई खाली पड़ी हुई है, पंछी उड़ चुके हैं और तुम बाहर खड़े उनके घोंसले के तिनके ही गिनते रह गए हो, इमरान ने कहा, और फिर तेजी से अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। उसे एक साइड में खड़ी हुई कार भी नजर आ गई थी। सफदर भी इस दौरान अंदर पहुंच चुका था। उसके चेहरे पर भी कोठी को खाली देखकर हैरत साफ झलक रही थी। थोड़ी देर बाद वो तीनों अलग अलग कमरों से होते हुए उस राहदारी में पहुंचे जहां 2 अफराद की लाशें पड़ी हुई थीं। उनके जिस्मों को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। दोनों को रिवॉल्वर से गोली मारी गई थी। इमरान ने डी सिल्वा को देखते ही पहचान लिया। वो उसे पहले से जानता था। पूरी कोठी की तलाशी लो, शायद कोई और लाश मिल जाए, इमरान ने सफदर और कैप्टन शकील से कहा। दोनों के जाने के बाद उसने लाशों के अंदाज और उन्हें लगने वाली गोलियों का जायजा लेना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों में वो सारी सूरत हाल समझ गया। डी सिल्वा को सामने से गोली मारी गई थी और वो पीठ के बल गिरा हुआ था, जबकि दूसरे आदमी को पीठ पर गोली लगी थी और वो मुंह के बल डी सिल्वा की लाश पर पड़ा था। वो समझ गया था कि डी सिल्वा को गोली मारने के बाद वो आदमी दरवाजे की तरफ बढ़ा होगा, तभी ये दूसरा अंदर आया और दरवाजे की आड़ से उस पर गोली चला दी। शायद आने वाले के हाथ में स्टेन गन थी। उसकी मौत के बाद उस आदमी ने स्टेन गन हासिल की और बाहर निकलकर सामने से आते हुए 2 अफराद को स्टेन गन से भून डाला। उन दोनों की स्टेन गनें भी उनके करीब ही पड़ी हुई थीं, उन्हें उठाया नहीं गया था। इससे साफ जाहिर होता था कि कातिल सिर्फ एक आदमी है। अगर उसके साथी होते तो वो यकीनन ये मशीन गनें भी उठा लेते। उसके बाद जाहिर है वो आदमी वहां से निकल गया और ये वक्त वही होगा जब ब्लैक जीरो के वहां से जाने और सफदर व कैप्टन शकील के पहुंचने के बीच का वक्त रहा होगा, वरना वो यकीनन उनकी निगाहों में आ जाता। कार की मौजूदगी और फाटक की छोटी खिड़की के खुले रहने से यह भी साफ था कि जाने वाला पैदल ही निकला है। उसने कार इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। अब सोचने की बात बस इतनी थी कि वो आदमी कौन हो सकता है। उसी वक्त कैप्टन शकील और सफदर वापस आ गए। उन्होंने रिपोर्ट दी, एक ख्वाबगाह में एक सेफ खुला हुआ है जिसमें बड़े नोटों की गड्डियां भरी हुई हैं, लेकिन एक खाना खाली है और एक तहखाने जैसे कमरे में अलमारी टूटी हुई है जिससे दूसरे कमरे को रास्ता जाता है, जबकि उस कमरे का दूसरी तरफ से रास्ता दीवार से बंद है। ओह, कहाँ है वो कमरा, इमरान ने चौंकते हुए कहा और फिर सफदर को साथ लेकर उस कमरे की तरफ बढ़ गया। इमरान उस अलमारी के रास्ते से दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। ये एक ख्वाबगाह जैसा कमरा था। इसका बाहर वाला दरवाजा तो खुला हुआ था, मगर राहदारी के आखिर में एक मजबूत दीवार थी। इमरान वापस आकर उस कमरे की तलाशी लेने लगा। थोड़ी देर बाद उसने एक अलमारी में से वो कपड़े निकाल लिए जो एक ढेर की तरह फेंके हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें उतार कर वहीं छोड़ दिया हो। इमरान ने उन कपड़ों की तलाशी लेनी शुरू की और फिर उसकी एक जेब से उसे एक छोटा सा कार्ड मिला जिस पर जेगरफाल की मशहूर तस्वीर के नीचे लाल रंग में स्पेशल लिखा हुआ था। बस इमरान सब समझ गया। डी सिल्वा और ब्रूनो के दरमियान गड़बड़ हो गई थी।
डी सिल्वा ने ब्रूनो को यहाँ कैद कर दिया था, मगर ब्रूनो अलमारी तोड़कर बाहर निकल आया और फिर उसने डी सिल्वा और उसके साथियों को कत्ल कर दिया और कोठी से बाहर निकल गया। ये सूरत हाल इमरान के हक में थी, क्योंकि इसका मतलब था कि न तो ब्रूनो मुल्क से बाहर गया है और न ही कैप्सूल बाहर जा सका है। अब मसला सिर्फ एक था, ब्रूनो को ढूंढने का। चुनाचे उसने सफदर और कैप्टन शकील को वापस जाने का हुक्म दिया। उनके बाहर जाने के बाद उसने फ़ोन पर सुपर फयाद से कनेक्ट किया और उसे कहा कि वो इस कोठी पर रेड करे, डी सिल्वा के ग्रुप के बारे में सारी मालूमात हासिल करे और इस काम को अपने कारनामे के तौर पर पेश करे। फ़ोन रखकर वो तेज़ी से फाटक की तरफ बढ़ गया। कैप्टन शकील और सफदर कोठी से बाहर निकल चुके थे। अब क्या प्रोग्राम है? सफदर ने इमरान से पूछा। तुम्हारे यहाँ पहुँचने से पहले एक मुजरिम यहाँ से निकल गया है, उसे तलाश करना है, इमरान ने अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए कहा। उसका हुलिया? कैप्टन शकील ने पूछा। मुझे क्या मालूम, मैंने उसे देखा ही नहीं। अगर हुलिया जानने का इतना ही शौक है तो अपने जैसे हुलिये वाले लोग ढूंढ लो, इमरान ने स्टीयरिंग पर बैठते हुए कहा। और अगले ही पल उसकी कार तेजी से आगे बढ़ गई। अगर चौराहे पर पहुंचते ही उसे एक ख्याल आया। उसने कार एक कैफे के सामने रोकी, नीचे उतरा, सीधे टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गया। उसे अंदाजा हो गया था ब्रूनो यहां से किसी टैक्सी पर ही गया होगा और टैक्सी उसे यहीं चौराहे से मिली होगी। टैक्सी स्टैंड के पास ही एक सिगरेट बेचने वाला खोका था। लगभग 1 घंटे पहले मेरा एक दोस्त यहां से टैक्सी लेकर गया है, इमरान ने कहा, जेब से एक बड़ा नोट निकालते हुए। तो मुझे अपना नया पता बताना भूल गया। तुम्हें मालूम है कि वो किस टैक्सी पर गया था? सिगरेट वाले ने नोट को लालच भरी नजरों से देखा, फिर बोला, यहां से तो बहुत से लोग जाते रहते हैं जनाब। वैसे आपके दोस्त का हुलिया क्या है? इमरान ने उसका कदकाठ और डोमेन से हासिल किया हुआ ब्रूनो का हुलिया बता दिया कि उसके अलावा उसे और कुछ नहीं मालूम था। और अगर ब्रूनो मेकअप में था, मामला और भी मुश्किल हो सकता था। अरे हाँ, सिगरेट वाला बोला, उस हुलिये के साहब यहां आए थे। उस वक्त सिर्फ असलम शाह की टैक्सी मौजूद थी और असलम शाह उसी वक्त मुझसे सिगरेट का पैकेट ले रहा था। मैंने ही उसे उस सवारी के बारे में बताया था, क्योंकि वो साहब टैक्सी के पास रुककर यूं इधर उधर देख रहे थे जैसे ड्राइवर को तलाश कर रहे हों। सिगरेट वाले ने चौंकते हुए कहा। इमरान उसके चेहरे के तासुरात से ही समझ गया था कि वो सच कह रहा है। असलम शाह की टैक्सी का पता? इमरान ने पूछा। मॉरिस है उसके पास। वैसे साहब, मैंने कारों पर कभी ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन असलम शाह का भाई साथ वाले कैफे में वेटर है, शायद उसे मालूम हो। उसका नाम अकरम शाह है। असलम शाह ज्यादातर इस जगह आता जाता रहता है, लेकिन इस वक्त नहीं है, सिगरेट वाले ने कहा। इमरान ने मुस्कुराते हुए नोट सिगरेट वाले की तरफ बढ़ा दिया। बड़ी मेहरबानी आपकी, अब मैं यकीनन अपने दोस्त को ढूंढ निकालूंगा, इमरान ने कहा और फिर मुड़कर मुल्हिका कैफे की तरफ बढ़ता गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो रही थी। उसने अंधेरे में तीर चलाया था, लेकिन अब यह ब्रूनो की बदकिस्मती थी कि एक तो वो अपने असली हुलिये में था और ऊपर से इत्तेफाक से टैक्सी भी उस वक्त वहीं मौजूद थी। कैफे में पहुंचकर उसने अकरम शाह वेटर के बारे में मालूम किया तो पता चला कि अकरम शाह एक शादी के सिलसिले में पिछले 1 हफ्ते से छुट्टी पर है। इमरान ने सर हिला दिया और फिर उसने कैफे की राहदारी में लगे हुए पब्लिक फोन बॉक्स से ब्लैक जीरो के नंबर डायल किए। X2। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो की मखसूस आवाज सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूं, सफ्तर ने कोई रिपोर्ट दी है? इमरान ने पूछा। हाँ, उसने रिपोर्ट दी है कि आप उन्हें लेकर अंदर गए तो कोठी खाली पड़ी थी और वहां 4 लाशें मौजूद थीं, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। सुनो ताहिर, जे ग्रफॉल का स्पेशल एजेंट ब्रूनो सफदर वगैरह के जाने से पहले डी सिल्वा और उसके साथियों को कत्ल करके निकल गया है। मैंने इसके बारे में शुरुआती मालूमात हासिल कर ली हैं। वो सैटेलाइट टाउन के पहले चौराहे से एक टैक्सी में बैठकर गया है। उस टैक्सी के ड्राइवर का नाम असलम शाह है।
तुम ऐसा करो कि सफदर को कह दो वो असलम शाह नामी ड्राइवर की टैक्सी ढूंढे और उससे ये मालूम करे कि उसने सैटेलाइट टाउन से उस सवारी को, जिसके पास एक अटैची केस भी था, कहाँ उतारा था। जैसे ही ये रिपोर्ट मिले मुझे फ्लैट पर रिंग कर देना, मैं वहां पहुंच जाऊंगा और सफदर को वहीं रुकने का कहना। इमरान ने उसे हिदायत देते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी उसे ये काम दे देता हूं। ब्लैक जीरो ने अदब से कहा, और बाकी मेंबर्स को भी अलर्ट रखना, ब्रूनो को हमें फौरन कवर करना है, इमरान ने कहा और साथ ही रिसीवर रख दिया। अब वो मुतमिन अंदाज में चलता हुआ कैफे से निकलकर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। उसे यकीन था कि वो जल्द ही ब्रूनो को ढूंढ निकालेगा। सीन तब्दील होता है। टैक्सी मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद एक 2 मंजिला इमारत के सामने रुक गई। उस पर फ्लैटी होटल का बड़ा सा बोर्ड लगा था। जनाब, ये होटल दरमियाने टाइप का है और अक्सर गैर मुल्की सयाह यही ठहरते हैं। ड्राइवर ने पीछे सीट पर बैठे ब्रूनो से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, ब्रूनो ने कहा और जेब से एक नोट निकालकर ड्राइवर की तरफ बढ़ा दिया। ड्राइवर ने मीटर देखकर किराया काटा और बाकी रकम ब्रूनो के हवाले कर दी। उसने वो पैसे जेब में रखे और फिर अटैची केस उठाकर नीचे उतर आया। उसे उस वक्त पैसों की तो परवाह न थी, लेकिन वो कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहता था जिससे टैक्सी ड्राइवर उसे आम मुसाफिर की बजाय कोई खास शख्सियत समझे। अटैची केस लेकर वो वहीं खड़ा रहा जब तक टैक्सी आगे बढ़कर उसकी निगाहों से ओझल न हो गई। फिर वो होटल के गेट में दाखिल हो गया। होटल वाकई दरमियाने टाइप का था, लेकिन उसके हॉल में काफ़ी तादाद गैर मुल्की अफराद की थी। ब्रूनो काउंटर की तरफ बढ़ गया। मुझे एक कमरा चाहिए, ब्रूनो ने अटैची केस काउंटर के पास रखते हुए कहा। काउंटर क्लर्क ने सर हिलाते हुए कीबोर्ड से एक चाबी उतारी और काउंटर पर रखकर रजिस्टर उठा लिया। आपके कागजात? क्लर्क ने पूछा। ब्रूनो ने खामोशी से जेब से अपना पासपोर्ट निकालकर उसके सामने रख दिया। उस पासपोर्ट पर ब्रूनो की असली तस्वीर लगी थी, लेकिन यहां उसका नाम माइकल जॉनसन दर्ज था। पासपोर्ट वेस्टर्न कार्मन का जारी किया हुआ था। क्लर्क ने एक नज़र तस्वीर पर डाली और फिर तेजी से रजिस्टर में इंदराज करने लगा। कितने रोज ठहरेंगे? क्लर्क ने पूछा। फिलहाल 2 रोज, ब्रूनो ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है जनाब, 400 रुपये 2 रोज का किराया बनता है, क्लर्क ने कहा। ब्रूनो ने जेब से 4 बड़े नोट निकालकर काउंटर पर रख दिए और फिर रजिस्टर पर माइकल जॉनसन के नाम से दस्तखत कर दिए। क्लर्क ने अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल RS विद तलहा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज।